संगीत। शेफाली। जरीवाला की अचानक हुई मौत ने जितना उनके प्रशंसकों को दुखी किया, उतना ही बड़ा एक सवाल भी खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने पीछे कितनी बड़ी संपत्ति छोड़ी है और उस दौलत का अब क्या होगा। उनकी जीवन शैली जितनी ग्लैमरस थी, उनकी आर्थिक समझ भी उतनी ही मजबूत थी। आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 60 से 70 करोड़ के बीच मानी जा रही है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि एक सोच समझकर की गई निवेश रणनीति का नतीजा है। जूहू और लोखंडवाला जैसे पॉश इलाके में 2 आलीशान फ्लैट्स, जिनमें से हर एक करोड़ों की कीमत पर है, उनकी आर्थिक हैसियत का सबूत है। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं थी उनकी संपत्तियां। शेफाली ने अपनी लोकप्रियता को एक स्थायी इनकम में बदला था, जिससे सोशल मीडिया, ब्रांड डील्स, म्यूचुअल फंड्स और रॉयल्टी जैसे स्रोतों से उन्हें नियमित कमाई होती रही। उनकी आय का सबसे शक्तिशाली जरिया सोशल मीडिया बना। इंस्टाग्राम पर उनके एक एक पोस्ट लाखों में बिकती थी। जब उनके 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते थे, तो ब्रांड्स के लिए शेफाली सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक प्रभावशाली बाजार थी। 2024 में सिर्फ इंस्टाग्राम से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए कमाए। ये दर्शाता है कि उन्होंने डिजिटल युग में अपनी प्रसिद्धि को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक आर्थिक मॉडल में बदल दिया। इसके अलावा पब्लिक अपीयरेंस, रियलिटी शोज और OTT कंटेंट से भी उन्होंने अच्छी खासी कमाई की। उनका हर स्टेज अपीयरेंस, हर वीडियो सिर्फ शो ऑफ नहीं था, वह उनके इनकम ग्राफ का एक हिस्सा था, जो हर साल उन्हें लाखों की रॉयल्टी के रूप में लौट आता रहा। यह आर्थिक संरचना सिर्फ दिखावट ही नहीं थी, उसकी बुनियाद ठोस थी। उनके पास जोहू का एक शानदार 3 BHK फ्लैट था, जो समंदर के सामने बना हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 18 करोड़ की गई। इसके अलावा लोखंडवाला में उनका एक और 2 BHK फ्लैट था, जिसकी कीमत 11 करोड़ के आसपास थी। सिर्फ यह 2 फ्लैट ही उनकी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा थे। इसके अलावा उनके लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं था। BMW X5, Audi Q7 और Jaguar XF जैसी 3 गाड़ियां, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.2 करोड़ से अधिक थी। वहीं गहनों की बात करें तो शेफाली का क्लास और सेंस उनकी ज्वेलरी से भी झलकता था। उनके पास करीब 2 किलो सोना, कीमती डायमंड ज्वेलरी और एक 45 लाख रुपए का एक्सक्लूसिव नेकलेस था, जिसे उन्होंने खुद के लिए खरीदा था। ये सब केवल दिखावे की चीज नहीं थी, बल्कि उनकी कमाई और निवेश की एक व्यवस्थित तस्वीर थी, जिसमें हर संपत्ति को सोच समझकर जोड़ा गया था। शेफाली के आर्थिक स्थिति की परतें जैसे जैसे खुलती गई, हर तथ्य उनके सूझबूझ से भरे व्यक्तित्व की एक और झलक देता चला गया। सिर्फ फ्लैट्स, गाड़ियां और गहने ही नहीं, बल्कि उनके बैंक खातों और फाइनेंशियल डिटेल्स ने भी सभी को हैरान कर दिया। उनके 3 सेविंग्स अकाउंट्स में लगभग 1.4 करोड़ जमा थे, जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सिस्टमैटिकली जमा किए थे। इतना ही नहीं, उनका एक NRI अकाउंट भी था, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए की विदेशी इनकम थी। ये बताता है कि शेफाली की कमाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कमाई का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही थी, वो था जूहू स्थित HDFC बैंक में स्थित उनका पर्सनल लॉकर, जिसे शेफाली ने पिछले साल 2 बार एक्सेस किया था। उस लॉकर में सिर्फ गहने नहीं, बीमा पॉलिसियां, निवेश से जुड़े दस्तावेज और संभवतः उनकी वसीयत की कॉपी भी रखी गई थी। यानी वो लॉकर महज लोहे का एक बॉक्स नहीं, बल्कि भविष्य की जायदाद की चाबी बन चुका था। इस लॉकर की सबसे अहम बात यह थी कि उसी में वह दस्तावेज हो सकता है जो अब पूरे विवाद की जड़ बन गया है, शेफाली की वसीयत। सूत्रों की माने तो मार्च 2025 में शेफाली ने एक लॉ फर्म को अपने फाइनल वसीयत जमा की थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मौत के बाद वो वसीयत अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। क्या कारण है इस देरी का? क्या वसीयत इतनी साधारण नहीं थी जितनी लोग सोच रहे हैं? क्या उसमें कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी उम्मीद तक किसी ने नहीं की थी? क्या उन्होंने अपना सब कुछ अपने पति पराग को सौंपा था, या उनकी बहन जो अमेरिका में रहती है उसका भी इसमें कोई हक था? कुछ लोग यहाँ तक अंदेशा जता रहे हैं कि शायद उन्होंने अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी NGO या सामाजिक संस्था को भी दे रखा हो। यही रहस्य अब करोड़ों की संपत्ति से भी ज्यादा अहम बन गया है, क्योंकि वसीयत ही वह आखिरी दस्तावेज है जो बताएगा कि शेफाली की नजर में सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था। अब इस रहस्य के साए में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है, तो वह है पराग त्यागी शेफाली के पति, जो एक समय उनके हर पब्लिक अपीयरेंस में उनके साथ छाए रहते थे। अब उस शून्यता में खामोश खड़े हैं।
भारतीय उत्तराधिकार कानून के अनुसार यदि वसीयत नहीं हो तो पति को संपत्ति का प्राथमिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन यदि वसीयत है और उसमें अन्य नाम शामिल है तो पराग का दावा अपने आप कानूनी सवालों में गिर जाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार पराग के पास शेफाली के 2 बैंक खातों की पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिससे यह तो साफ है कि शेफाली ने अपने जीवन काल में उन पर काफी विश्वास जताया था। पर सवाल अब यह है कि क्या यह विश्वास मरने के बाद भी जिंदा रहेगा या वसीयत के पन्ने कुछ और कहानी कहेंगे। शेफाली की मौत के बाद जहां एक ओर पति पराग को लेकर कानूनी चर्चाएं तेज थी, वहीं दूसरी ओर एक और चेहरा सामने आया जिसने संपत्ति की संभावित साझेदारी को नया मोड़ दे दिया। उनकी बड़ी बहन जो वर्षों से अमेरिका में रह रही थी, बहन अब भारत लौट आई है और उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने वकीलों से स्पष्ट कहा है कि शेफाली ने कई बार निजी बातचीत में यह जताया था कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बहन के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। यदि वसीयत में उनका नाम नहीं निकला तो यह भावनात्मक विश्वास अब कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। इसी के साथ इस कहानी में पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट अब अधिकारों की आग में तपने लगी है। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की संपत्ति का मामला नहीं रहा, बल्कि अब यह एक पारिवारिक संघर्ष में तब्दील हो चुका है। यदि वसीयत में एक से अधिक नाम सामने आते हैं, जैसे पति, बहन या कोई ट्रस्ट, तो भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार मामला जटिल हो सकता है। कोर्ट पहले हर दावे की सत्यता जांचेगा, फिर लॉकर, बैंक खातों और प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से सील किया जा सकता है ताकि कोई पक्ष लाभ ना उठा सके। जूहू और लोखंडवाला की करोड़ों की प्रॉपर्टी, बैंक में जमा रकम, म्यूचुअल फंड्स, लॉकर में रखे दस्तावेज, हर एक चीज अब कानूनी प्रक्रिया के घेरे में आ सकती है और ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट निर्णय तक पहुंचने में महीनों नहीं सालों लगा देता है। ये तस्वीर यहीं तक सीमित नहीं है, एक तीसरा पक्ष भी इस कहानी में धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, शेफाली का सामाजिक जुड़ाव। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शेफाली एक एनजीओ से जुड़ी थी जो महिला सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करता है। 2023 में उन्होंने इस संस्था को 1 करोड़ का डोनेशन दिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके मन में इस संगठन के लिए गहरा लगाव था। सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी वसीयत में इस एनजीओ को भी संपत्ति का एक हिस्सा देने की बात कही थी। अगर यह सच है तो मामला और भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि अब संपत्ति पर पारिवारिक विवाद के साथ साथ एक सामाजिक संस्था का दावा भी खड़ा हो जाएगा और न्यायालय को तय करना होगा कि शेफाली की अंतिम इच्छाएं सबसे ऊपर हैं या पारिवारिक दावे। जैसे जैसे शेफाली की संपत्ति की परतें खुल रही हैं, उनके निवेश पोर्टफोलियो ने भी सबको चौंका दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम ने बताया कि शेफाली सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक होशियार निवेशक भी थी। उन्होंने अपने पैसे को केवल बचाया नहीं, बल्कि उसे कई क्षेत्रों में बांटकर निवेश किया। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, एसआईपीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, एनआरआई फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब मिलाकर करीब 12 करोड़ की वैल्यू का पोर्टफोलियो था। सवाल अब यह है कि इन निवेशों में नॉमिनी कौन है? क्या यह सब पराग के नाम पर है या बहन का कहीं कोई दावा है? इस रहस्य की चाबी छुपी हुई है इन दस्तावेजों में, जो अब तक लॉकर और कागजों की फाइलों में बंद है, और जब तक वह कागज नहीं खुलते हर दावे पर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन शेफाली की संपत्ति सिर्फ निवेश और प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी, खासकर इंस्टाग्राम। 4.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले उनके हैंडल पर उन्होंने सिर्फ तस्वीरें नहीं डाली, बल्कि करोड़ों रुपए कमाए। पिछले 2 सालों में उन्होंने 18 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए काम किया। स्किन केयर से लेकर फिटनेस सप्लीमेंट्स तक हर ब्रांड को शेफाली की मुस्कान और भरोसे के पीछे एक मार्केट दिखता था। हर ब्रांड डील उन्हें 15 से लाख रुपए लाख तक की कमाई देती थी। ये केवल ब्रांडिंग नहीं थी, ये एक व्यवस्थित व्यवसायिक व्यवस्था थी जिसमें हर पोस्ट, हर रील, हर स्टोरी का रेट फिक्स था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपियां उनके लॉकर में होने की बात कही गई, जो आगे चलकर उनकी ब्रांड वैल्यू की कानूनी स्थिति को भी स्पष्ट करेगी। और बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी थी। 2022 में शेफाली ने एक नया कदम उठाया। SJ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी एल्ची की, जो आयुर्वेदिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर आधारित थी।
ये कंपनी न सिर्फ सफल हो रही थी बल्कि भारत के भीतर तेजी से पॉपुलर हो रही थी। उनकी मौत के बाद इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सिर्फ उनकी मौत का दुख नहीं बल्कि कंपनी के भविष्य का सवाल भी था। क्या अब यह कंपनी पराग के नाम से चलाई जाएगी या बहन इसमें हिस्सेदार बनेगी या किसी तीसरे निवेशक को यह कमान सौंपी जाएगी? ये सवाल अब सिर्फ कॉरपोरेट नहीं रहा बल्कि शेफाली की विरासत का हिस्सा बन गया है। एक ऐसी विरासत जिसे उन्होंने जिंदगी भर मेहनत और विश्वास से खड़ा किया था। शेफाली की फाइनेंशियल समझ जितनी मजबूत थी उतनी ही दूरदर्शिता उन्होंने शेयर मार्केट में भी दिखाई थी। 2020 में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोविड-19 की मार से जूझ रही थी, तब शेफाली ने शेयर बाजार की गिरती लहरों में निवेश के मौके देखे। उन्होंने TCS, HDFC, इन्फोसिस, एनवाइका और जोमैटो जैसे दिग्गज और उभरते स्टॉक्स में होशियारी से ट्रेडिंग शुरू की। कुछ स्टॉक्स को उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा था, यानी उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि स्थायी ग्रोथ में भरोसा करना था। इन सभी शेयर्स की संयुक्त वैल्यू उनके निधन के समय करीब 3 करोड़ 4 लाख के आसपास थी। पर इस संपत्ति का असली मालिक कौन होगा, ये सवाल इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि इन स्टॉक्स की नॉमिनी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई और यही अनिश्चितता आगे चलकर किसी बड़े कानूनी संघर्ष को जन्म दे सकती है। लेकिन शेयरों की दुनिया तक ही बात नहीं थमी। शेफाली की संपत्ति का एक और गुप्त कोना तब खुला जब यह सामने आया कि पुणे में उनके नाम से एक प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म रजिस्टर्ड है, जिसकी जानकारी बेहद सीमित लोगों को थी। इस कंपनी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसे शेफाली ने किसी फैंस के साथ मिलकर खोला था। एक ऐसा इंसान जो अचानक इस मामले के बाद से गायब हो चुका है। ये फर्म एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट थी या इसमें और कोई गहरा व्यापारिक संबंध छुपा हुआ है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन यह तय है कि इस अनकही फर्म का खुलासा अब इस केस को एक अलग ही मोड़ देने वाला है। और अगर कोई ऐसा हिस्सा है जहां शेफाली ने स्थायित्व के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी थी, तो वह था म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स। SIPs के अलावा उन्होंने सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश कर रखा था, जिनकी कीमत लगभग 77 लाख आंकी गई है। वहीं टैक्स सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ELSS स्कीम में 1 करोड़ 12 लाख का निवेश किया था। इन योजनाओं का सबसे अहम पहलू यह है कि इनमें नॉमिनी की भूमिका बेहद स्पष्ट होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन योजनाओं की नॉमिनी डिटेल्स अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है और यही कारण है कि अब निवेशक समुदाय और पारिवारिक पक्ष के बीच इस पर बहस शुरू हो चुकी है। क्या यह योजनाएं पराग के नाम है या बहन ने इन निवेशों पर भी कोई दावा किया है? शायद इन सवालों के जवाब वहीं मिले जहां शेफाली ने अपनी सोच को सबसे छुपाकर सुरक्षित रखा था, फाइलों, लॉकर्स और उनकी वसीयत के पन्नों में। शेफाली की वसीयत को लेकर चल रही अटकलों के बीच अंततः वह पल आ ही गया जब उस फर्म ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उसकी पुष्टि की, जिसने उनकी अंतिम इच्छाओं को विधिवत रूप से दर्ज किया था। देसाई लीगल चैम्बर्स नाम की कानूनी संस्था ने प्रेस को यह साफ साफ बताया कि शेफाली ने मार्च 2025 में अपनी फाइनल वसीयत उनके पास जमा करवाई थी और परिवार को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई है। लेकिन कानून के मुताबिक जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस एक बयान ने पूरे मामले को गंवा दिया है। एक ओर पराग के कानूनी सलाहकार सक्रिय हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर बहन की तरफ से वकीलों की टीम और तेजी से काम में लग गई है। ये वसीयत अब सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं रही बल्कि करोड़ों की दौलत और 2 रिश्तों के बीच की नैतिक और भावनात्मक लकीर बन गई थी। इस वसीयत की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि शेफाली की कमाई सिर्फ निवेशों से ही नहीं बल्कि उनके पुराने लोकप्रिय प्रोजेक्ट से भी लगातार होती रही है। कांटा लगा जैसा गाना जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों से उन्हें आज भी रॉयल्टी इनकम मिलती थी। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ पुराने रियलिटी शोज और टेलीविज एपिसोड्स के डिजिटल राइट्स OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिए थे, जिससे हर 6 महीने में 4 से लाख रुपए की इनकम आती थी। अब यह सारी आय, चाहे वो रॉयल्टी हो या राइट से मिल रही रकम हो, किसके हिस्से जाएगी? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उस वसीयत में दर्ज है जिसे देखने के लिए अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन यह मामला अब महज एक पारिवारिक संपत्ति विवाद नहीं रह गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और जनता के बीच एक नई बहस खड़ी हो गई है। क्या किसी सेलिब्रिटी की संपत्ति सिर्फ उनके परिजनों की होती है या फिर उस संपत्ति में उनके सामाजिक योगदान का भी हिस्सा होना चाहिए?
क्या उनकी संस्था, उनके सहयोगी, उनके कर्मचारियों का भी कोई अधिकार बनता है? शेफाली के केस ने इन सवालों को और भी तीखा बना दिया है, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं थी, वह समाज सेवा से भी जुड़ी थी। उन्होंने एक एनजीओ को करोड़ों का दान दिया था और कई मेंटल हेल्थ कैंपेन चलाए थे। ऐसे में क्या सिर्फ खून का रिश्ता ही वारिस होने का हक रखता है, या इंसानियत और सहयोग भी उत्तराधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं? यही वो प्रश्न है जिसने इस कहानी को एक निजी मसले से उठाकर एक सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया है। शेफाली की अचानक मौत और करोड़ों की संपत्ति को लेकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग पराग को हकदार मानता है तो दूसरा बहन को। हजारों फैंस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है, वह एक नेक दिल और आत्मनिर्भर औरत थी, उसकी संपत्ति पर सिर्फ रिश्ते नहीं, नियत भी देखी जानी चाहिए। पराग त्यागी अब तक चुप है, लेकिन उनके वकील सक्रिय हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि वह पहले लॉकर एक्सेस करना चाहते हैं, फिर वसीयत का खुलासा होने पर अपने कानूनी हक के लिए केस दाखिल करेंगे। मीडिया से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं उनका पति था, लेकिन वह खुद में एक संस्था थी। 27 जून को शेफाली की मौत हुई और 3 जुलाई को पहला कानूनी केस दाखिल कर दिया गया, बहन की ओर से, जिन्होंने संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व की मांग की है। उन्होंने कहा कि शेफाली की संपत्ति में भावनात्मक हिस्सेदारी भी है। अब यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में शेफाली की बहन ने भावुक होकर कहा, शेफाली सिर्फ पराग की पत्नी नहीं थी, वह मेरी बच्ची थी। मैंने उसे बड़ा किया, उसके हर संघर्ष में साथ दिया। क्या सिर्फ शादी से रिश्ता तय होता है? इस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया को झकझोर दिया। अब 3 अलग अलग वकील इस मामले में शामिल हो गए हैं, पराग के, बहन के और लॉ फर्म के एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक। हर दस्तावेज, हर अकाउंट, हर निवेश अब जांचा जा रहा है। कोर्ट ने सारे दस्तावेज सील करने का आदेश दिया है। टीवी डिबेट्स में अब यह विषय एक टीआरपी टॉपिक बन चुका है। पत्नी बनाम बहन जैसी हेडलाइंस, पैनल डिबेट्स और लाइव स्टूडियोज में गर्मागर्म बहसें, जो असल दुख से ज्यादा विवाद को हवा दे रही है। 10 जुलाई को कोर्ट की अनुमति के बाद शेफाली का लॉकर खोला गया, जिसमें डायमंड जली, 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज, एक ट्रस्ट पेपर और एक सील बंद लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, मुझे पढ़िए, तब जब मैं ना रहूं। सभी की सांसें थम गई। लिफाफा खोला गया, उसमें शेफाली की हस्तलिखित वसीयत थी, जिसमें लिखा था, मेरी संपत्ति का 60% मेरे पति पराग को, 30% मेरी बहन को और 10% मेरे एनजीओ को दिया जाए। ये वसीयत डेटेड 12 मार्च 2025 थी और कानूनी रूप से प्रमाणित थी। 14 जुलाई को वसीयत को सार्वजनिक किया गया। पराग और बहन दोनों ने मीडिया के सामने एक साथ आकर कहा, अब हम इस विषय को सम्मान और प्रेम के साथ निपटाएंगे। कोर्ट केस वापस ले लिया गया। 20 जुलाई से लेकर अगस्त तक सारे बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस और रॉयल्टी इनकम को शेफाली की वसीयत के अनुसार ट्रांसफर किया गया। एनजीओ को भी 7 करोड़ की ग्रांट मिली, जिसे मेंटल हेल्थ कैंपेन में लगाया जाएगा। वसीयत के बाद भी लोग बहस करते रहे, क्या पराग का प्यार असली था या संपत्ति से प्रेरित? क्या बहन का दावा भावुक था या लोभी? इन सवालों के जवाब कभी स्पष्ट नहीं होते, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट हुई, शेफाली ने सब कुछ प्लान करके रखा था। शेफाली की कहानी बताती है कि दौलत आती जाती है, लेकिन नियत, सोच और प्लानिंग हमेशा जिंदा रहती है। उन्होंने अपनी कमाई को सिर्फ बचाया नहीं, उसे भावनात्मक और सामाजिक दिशा दी। शायद यही उनकी असली विरासत थी, सिर्फ करोड़ों की दौलत नहीं, बल्कि इंसानियत का उदाहरण। और